हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराई जा रही है वह DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है। और इसमें भी टेस्ट नंबर 4 का यह दूसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका PDF भी आज टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह प्रैक्टिस सेट आपकी ऐसे ही चलती रहेगी आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो और इस चीज़ के अंतर्गत हम लोग जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज पब्लिश किए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और अभी जैसे हिंदी के लिए जो डिकोड एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज हैं उनको सॉल्व कराया जा रहा है। और आप लोग मतलब ठीक ठाक है, वो टेस्ट सीरीज जो है अच्छा है। और अभी DIS द्वारा पब्लिश किए गए GS का प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कराया जा रहा है। इसके बाद जो अन्य प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जो टेस्ट नंबर 4 है उसके 70 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में जो बाकी 70 क्वेश्चंस बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? भू राजस्व, व्यवसाय कर, व्यापार कर या बिक्री कर, गैर शहरी अचल संपत्ति पर कर। आपको बताना है कौन राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर अर्थात डायरेक्ट कर नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापार कर, बिक्री कर। यह जो है यह प्रत्यक्ष कर नहीं, यह अप्रत्यक्ष कर है। अगर हम बात करें अप्रत्यक्ष कर की तो इसके अंतर्गत व्यापार बिक्री कर आता है। स्टंप एवं पंजीयन शुल्क जो होता है वो भी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। राज्य उत्पाद शुल्क हो गया, डीजल पेट्रोल पर बिक्री हो गई। वाहनों पर कर लगाया जो जाता है, परिवहन कर, प्रवेश कर, चुंगी कर, विज्ञापन कर, विद्युत कर, शिक्षा उपकर जो है, ये सभी क्या है? ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर है। और अगर हम प्रत्यक्ष कर की बात करें, जैसे भू राजस्व हो गया, कृषि आय पर कर, होटल प्राप्ति पर कर, व्यापार कर, गैर शहरी अचल संपत्ति पर कर, ठीक है, पथ कर अर्थात जो टोल टैक्स होता है, रोजगार कर, ये सभी क्या है? ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। या वित्त आयोग के अध्यक्ष दिए गए हैं और उनका जो है कार्यकाल दिया गया है। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 12वें, 13वें, 14वें, इससे आपको सुमेलित करना है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करें, केसीर योगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे विजय केलकर और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3-1-2-4। 3-1-2-4 कथन और कारण दिया गया, सही आंसर का चयन करना है। सेबी का कार्य प्रतिभूतियों की इनसाइड ट्रेडिंग पर रोक लगाना है। इनसाइड ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित वह अवैध कार्य है जिसमें किसी कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। सेबी जो है यह प्रतिभूति अर्थात शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है। और इनसाइड ट्रेडिंग के अंतर्गत मान लीजिए किसी कंपनी के कर्मचारी हैं और उन्हें कोई गुप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है, जैसे कि अगर उन्हें यह जानकारी प्राप्त हो जाए कि इस कंपनी में बहुत बड़ा निवेश आने वाला है, ठीक है, या फिर से यह कंपनी जो है अपना एक्सपेंड करने वाली है। ये सब क्या है? ये सब आंतरिक खुफिया जानकारी होती हैं जो किसी कंपनी के शेयर को बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाती हैं या फिर बहुत तेज़ी से नीचे ले जाती हैं, या फिर ये पता चल जाए कि ये कंपनी जो है दिवालिया होने वाली है, ठीक है। अगर ऐसी कुछ जानकारियाँ प्राप्त है तो व्यक्ति जो है वो क्या करेगा? अपने साथ साथ अपने जो संबंधी होते हैं, जो जान पहचान के लोग होते हैं, अगर उसे ये पता चल जाए कि इस कंपनी में बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है तो क्या करेगा? वो उस कंपनी की जो शेयर है वो खरीद लेगा,
ठीक है, इस उस उद्देश्य से कि अभी जो है जब इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा तो इस कंपनी के शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, या फिर से ये जब दिवालिया होने वाला है तो वो क्या करेगा, वो उस कंपनी के अगर शेयर उसके पास होंगे तो वो तुरंत बेच करके उस कंपनी के शेयर बेच करके शेयर मार्केट से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता होगा कि ये कंपनी दिवालिया कभी भी हो सकता है और इसके शेयर जो अभी 100 रुपये के हैं वो कब 1 रुपये में बदल जाए उसे कुछ मतलब कहा नहीं जा सकता। तो ये क्या है, ये इनसाइड ट्रेडिंग है कि किसी भी कंपनी की खुफिया जानकारी या फिर से आंतरिक जानकारी के आधार पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। ठीक, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1992-93 में चालू खाते पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया था। हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का वैधानिक बाजार है। आपको बताना है कौन सा विकल्प असत्य नहीं है, मतलब गलत नहीं है, असत्य कथन नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। रुपए की जो आंशिक परिवर्तनीयता है 1992-93 में रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को वो किया गया था, मतलब मंजूरी दी गई थी। और हवाला बाजार यह विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार है, लेकिन यह अवैधानिक है। ठीक है, वैधानिक नहीं, यह एक अवैधानिक प्रकार है। आपने जैसे मूवियों वगैरह में देखे होंगे कि एक नोट होती है, करेंसी होती है, उसका आधा जो है नोट किसी और के पास और आधा किसी और के पास, और वो किसी और देश में जाए और वो नोट दिखा करके वहाँ के पैसे को ले। तो ये सब क्या है, ये सभी जो है गैर कानूनी है। ठीक है, हवाला बाजार जो काला बाजारी है और या कह सकते ब्लैक मनी का जो लेन देन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। मेक इन इंडिया, इसकी शुरुआत कब की गई थी? मेक इन इंडिया की शुरुआत हुआ था 25 सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत की गई थी 6 जनवरी 2016 को, और प्रधानमंत्री आवास योजना का शुरुआत 20 नवंबर 2016। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1 2 3 4। 1 2 3 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट खाता खुलवाना अनिवार्य है। डीमैट खाता धारक को इसके लिए सालाना फीस देनी पड़ती है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं। देखिए, शेयर बाजार में जैसे कि अगर आपको वैधानिक रूप से पैसे की लेन देन करनी है ऑनलाइन फॉर्म में या फिर बैंकों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश से, क्या है उसके लिए आपको बैंक में अकाउंट खुलवाने होंगे। उसी प्रकार शेयर बाजार में आपको निवेश करने के लिए, ठीक है, क्या है कि आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने होते हैं। ठीक, और डीमैट खाता धारक जो होता है उसे सालाना कुछ फीस भी देने पड़ते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोल्ट ट्रिपल पी मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय क्या है। इसमें बोल्ट में ओ का जो फुल फॉर्म है या पूछ रहा है क्या होगा, ऑपरेट, ऑन, ऑक्यूपाई या फिर अंडर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑन है। देखिए, बोल्ट से आशय है बिल्ड, ऑन, लीज, ट्रांसफ़र, और यह क्या है, यह बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर पर ट्रिपल पी मॉडल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच की स्थिति का द्योतक है, और इसके अंतर्गत परियोजना का डिजाइन, निर्माण और अस्थायी रूप से इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, सरकार द्वारा ट्रिपल पी मॉडल से संबंधित विवादों के संदर्भ में 2015 में विजय केलकर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। मतलब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से जो कंपनियां चलाई जाती थी या फिर से जो भी जिस भी क्षेत्र में भागीदारी की जाती थी, उसमें इन दोनों के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुए थे इसको सॉल्व करने के लिए और पुनः जो है एक दूसरे के मतलब सहयोग से कार्य करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था विजय केलकर की अध्यक्षता में, और इसका गठन 2015 में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है। दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, पार्थ सारथी गुप्ता या फिर विपिन चंद्र पाल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विपिन चंद्र पाल। देश में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य को त्वरित करने हेतु राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF के गठन को स्वीकृति दी गई थी कब, जुलाई 2015 में, जून 2010 में, अप्रैल 2016 में या फिर मई 2017 में। इसका सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई 2015 में। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है। घर्षण जनित बेरोजगारी,
चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, घर्षण जनित बेरोजगारी। देखिए घर्षण जनित बेरोजगारी जो है वह पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है और यह मुख्यतः मांग एवं पूर्ति शक्तियों में कमी के कारण उत्पन्न होती है और इससे उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को ही घर्षण जनित बेरोजगारी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, बजट 2023 में घोषित किया गया स्तरीय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देना, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, अस्थायी कृषि पद्धति को बढ़ावा या फिर कृषि हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देना। निम्नलिखित फसलों में से किसको मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? बाजरा, ज्वार, मक्का या उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक मूंगफली के शीर्ष उत्पादक है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात जो है मूंगफली का सर्वोच्च या सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? बिमल जलान समिति, उषा थोराट समिति, MAV नायर समिति या फिर मल्होत्रा समिति। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्होत्रा समिति। देखिए IRDAI का गठन 19 अप्रैल 2000 ईस्वी में किया गया था और इसका जो गठन है वो मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया था। जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य होता है कि पॉलिसी धारक के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग के संचालन, क्रमबद्धता और इससे जो संबंधित विषमताएं हैं वह जो बीमा धारक हैं या फिर से बीमा जो कंपनियां हैं वह सुचारू रूप से काम करें, इस सब की देखरेख करने के लिए, ठीक है, या फिर पुनरीक्षण करने के लिए इसका गठन किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है वो आपके हैदराबाद में है, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, ठीक है। और मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था या इसकी स्थापना किया गया था 19 अप्रैल 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में इसका गठन हुआ था मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? कुछ मानक दिए गए हैं और उनकी विशेषताएं दी गई हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ISO 5001 यह ऊर्जा प्रबंधन से संबंधी है, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना कि यह ISO सर्टिफाइड है, तो ISO का जो एक मानक होता है उसमें ISO 5001 जो मानक है वह ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित है और ISO 9000 जो है वह पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित नहीं है। ISO 9000 जो है वह गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित है, ठीक है। ये किससे? गुणवत्ता प्रबंधन से। ISO 14000 जो है यह पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है और ISO 31000 जो है यह जोखिम प्रबंधन से संबंधित है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा नहीं, जोखिम प्रबंधन। वैसे इतना डीप क्वेश्चन पूछने की संभावना तो कम है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? 2022, 24, 30 या फिर 32। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2024 तक यूपी सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि जो कृषि निर्यात है उनको दोगुना कर दिया जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजनाएं कौन सी हैं? तीसरी, 9वीं, 7वीं या फिर 10वीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें लक्ष्य रखा गया था 5% का और जिसमें वास्तविक वृद्धि जो प्राप्त हुई थी वह 6% की प्राप्त हुई थी। कुछ ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं हैं जिसमें टारगेट से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी, जितना हम अनुमान लगाए थे उससे ज़्यादा लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। तो उसमें पहली पंचवर्षीय योजना है जिसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2.1% था और प्राप्त दर जो है वो 3.6 था। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.4% का और जो वास्तविक वृद्धि थी वो 4.8% थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना में 5.2 था और वास्तविक प्राप्ति जो थी 5.7 थी। 7वीं में 5 और वास्तविक वृद्धि 6 थी। 8वीं में 5.6 और वास्तविक 6.8। तो याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं यह ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसमें टारगेट से ज़्यादा लक्ष्यों की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। ISFR
2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, गोवा, बिहार या फिर हरियाणा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2010 से। 2010 से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उन्हें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान समय में कितनी कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना गया है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी या फिर रेड बॉक्स सब्सिडी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इस सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाला सब्सिडी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। बेबरीज वक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इसके द्वारा बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के मध्य आरेखीय संबंध प्रदर्शित किया जाता है। वस्तुतः दोनों के मध्य विलोम संबंध पाया जाता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर अंकटाड? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंकटाड द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट नामक रिपोर्ट जारी जो किया जाता है वह अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना कब की गई थी? 2014 में, 15 में, 16 में या फिर 17 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2014 में भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना की गई थी। और भारत समावेशी नवाचार कोष की जो स्थापना की गई थी वह भारतीय नवाचार परिषद और MSME मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से मिल करके किया गया था। और जब इस कोष की स्थापना की गई थी उस समय इसकी जो आरंभिक पूंजी थी वह 500 करोड़ थी। ठीक है, 500 करोड़ थी। मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? शिशु लिंगानुपात, शैक्षिक स्तर, जीवन प्रत्याशा या फिर प्रति व्यक्ति आय? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिशु लिंगानुपात का इसमें जो है इस सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है। जबकि इसका जो मानव विकास सूचकांक निर्धारित करने की जो तत्व हैं या फिर से जो स्तर है वो या फिर जो आधार हैं उसमें शैक्षिक स्तर है, जीवन प्रत्याशा है और प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों आधार पर मानव विकास सूचकांक को तैयार किया जाता है। ठीक, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शैक्षिक स्तर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशु लिंगानुपात इसमें शामिल नहीं है। ट्रिम्स का वास्तविक रूप क्या है? ट्रेड रिलेटेड इनोवेटिव मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इंसेटिव मेजर्स या फिर ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स या ट्रेड रिलेटेड इनकम मेजर्स? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। यह जो है ट्रिम्स का आपका फुल फॉर्म है। ठीक है, और यह WTO के अंतर्गत कार्य करता है। जिसमें क्या प्रावधान किया गया? इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो व्यापार और निवेश से संबंधित जो विषमताएं हैं उनको समाप्त करना और इन्हें लागू करना, और ऐसे उपायों को, ऐसे मतलब जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें समाप्त करना जो व्यापार या फिर इन्वेस्टमेंट को बाधित करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये WTO का एक उपक्रम है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इन्हें आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए, निम्नलिखित परितंत्रों में से किस एक की जो उत्पादकता है वह सबसे अधिक होती है? मैंग्रोव की, महासागर की, घास स्थल की या फिर झील की? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंग्रोव की जो उत्पादकता है वह सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी? 2009 में, 1988 में, 1989 में या फिर 2007 में? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो स्थापना की गई थी 1988 में की गई थी। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में की गई थी, जिसका उद्देश्य ये था
कि 2007 तक, जिस समय इसकी स्थापना की गई थी, उस समय इसका उद्देश्य था कि 2007 तक 15 से लेकर के 35 वर्ष तक की आयु के उत्पादक वर्ग जो हैं उन्हें पुनरुत्पादक समूह, निरीक्षर लोगों की व्यवहारिक साक्षरता वगैरह, मतलब उस प्रकार के जो लोग हैं जो साक्षर मतलब निरीक्षर हैं और जो मतलब रोजगार, जिन्हें किसी भी प्रकार का कौशल नहीं है, उन्हें वो कौशल प्रदान करना। ठीक है, और इसका प्रारंभ किया गया था 1988 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश में इसका प्रयोग 1930 में सर्वप्रथम सहारनपुर में किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पहला सही है, दूसरा गलत है। उत्तर प्रदेश में नलकूपों के माध्यम से सिंचाई होती है। लगभग टोटल जो यूपी में सिंचाई किया जाता है उसका 80% नलकूपों के माध्यम से होता है। ठीक, 80% नलकूपों के माध्यम से होता है। और भारत में या कह सकते हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचाई जो हुआ था नलकूपों द्वारा, या कह सकते हैं कि क्या कह रहा है इसमें, इसका प्रयोग जो सर्वप्रथम किया गया था वो 1930 में किया गया था, लेकिन सहारनपुर में नहीं किया गया था। 1930 में इसकी सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी, मेरठ में की गई थी। सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग किया गया था मेरठ में किया गया था 1930 ईस्वी में। और नलकूपों के माध्यम से सबसे अधिक सिंचाई होती है। 80% सिंचाई उत्तर प्रदेश में नलकूपों के माध्यम से ही होती है। मार्कोसूर एक मुक्त व्यापार संगठन है। उत्तरी अमेरिका का, पूर्वी यूरोप का, दक्षिणी पूर्वी एशिया का, या फिर से दक्षिणी अमेरिका का। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दक्षिणी अमेरिका में यह एक मुक्त व्यापार संगठन है। मतलब दक्षिण अमेरिकी जो देश हैं उनके बीच में एक मुक्त व्यापार संगठन है जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? गाजीपुर, जौनपुर, बलिया या फिर सुल्तानपुर? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गाजीपुर में गोमती नदी गंगा में मिल जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नॉन फायर प्लास्टिक के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? मकरी एवं खो क्षेत्र जो मिर्जापुर में है, सोनराई क्षेत्र ललितपुर, भीखमपुर क्षेत्र ललितपुर, या फिर कजराहट क्षेत्र सोनभद्र? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मकरी और खो क्षेत्र मिर्जापुर में नॉन फायर प्लास्टिक के लिए पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? सितंबर 2009 में, 2011, 7 या फिर 10? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सितंबर 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी, या कह सकते हैं कि भारत में या उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितंबर 2009 में। और उत्तर प्रदेश में जो मुख्य हाथी रिजर्व हैं वह आपके तराई और शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्रों में ही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में नियोजित हैं? 60.5, 59.3, 65 या फिर 65.5? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 59.3% लोग अभी भी ऐसे हैं जो कृषि कार्यों है, कृषि से संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड SIPB का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? मुख्यमंत्री सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या फिर राज्यपाल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसका गठन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर प्रयागराज में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में है। और इसका गठन कब किया गया था? 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और यह वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है? मेघालय, उत्तर प्रदेश, दादर नागर हवेली या फिर अरुणाचल प्रदेश? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दादर नागर हवेली की। इसकी जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि है उसकी अगर हम बात करें तो 55.9% है। ठीक है, 55.9% है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की 20.2% है। ठीक है, मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय की है 27.9% और अरुणाचल प्रदेश की है 26%। ठीक है, तो सबसे अधिक किसकी है? दादर नागर हवेली। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? पहरिया, सहरिया, बैगा या फिर खरवार? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
सहरिया जनजाति है वह सोनभद्र में नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? यह जो है आपके ललितपुर जिले में पाई जाती है। जबकि खरवार, पहरिया और बैगा ये सभी जनजातियाँ सोनभद्र में पाई जाती हैं। अप्रैल 2023 में किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के गठन की घोषणा की गई? भारत, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील या फिर नामीबिया? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें क्या किया गया था? इसके गठन, इसका जो उद्देश्य है वह बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर हो गया, हिम तेंदुआ, क्लाउड, डेड लेपर्ड हो गया, यह जो बिल्ली प्रजाति की 7 प्रकार की बिग कैट्स हैं, बिल्लियां हैं, उनके संरक्षण की बात की गई थी और इसी उद्देश्य के लिए एक बिग कैट अलायंस के गठन की बात की गई थी। ठीक, और यह भारत के नेतृत्व में किया गया था, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? फिनलैंड, क्रोएशिया, लाटविया या फिर चेक गणराज्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बन गया है। ठीक है, और अगर नाटो की बात करें, नाटो का जो गठन है वह किया गया था 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में नाटो का गठन किया गया था और फिनलैंड इसका 31वां सदस्य बन गया है। ठीक है, और इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें, इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। वह किस देश की निवासी है? UK, USA, फ्रांस या फिर जर्मनी? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका की। और इसे 2024 में स्पेस लॉन्च सिस्टम द्वारा लॉन्च करने की योजना है। ठीक है, जिसमें जो इसका आर्टेमिस मिशन है, जो चंद्र मिशन है अमेरिका का, जिस पे मानव भेजा जाएगा, उसमें एक महिला भी है जो जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच, और इसे भेजा जाएगा कब? 2024 में। अप्रैल 2023 में किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के किबीथू गांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे जो है वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी अरुणाचल प्रदेश के किबीथू गांव से। सही आंसर ऑप्शन सी है। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के किस शहर को शामिल किया गया? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु या फिर पुणे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई को। हाल ही में देश के पहले PM मित्र पार्क की स्थापना हेतु किस राज्य ने केंद्र के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु सरकार द्वारा। अप्रैल 2023 में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? जिस सम्मेलन में यह पुरस्कार दिया गया था, वाशिंगटन अमेरिका, पेरिस फ्रांस, दुबई UAE या फिर हैम्बर्ग जर्मनी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका आयोजन अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2023 में जारी टाइम 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? अमिताभ बच्चन, राजकुमार राव, आमिर खान या फिर शाहरुख खान? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शाहरुख खान को पहला स्थान पर रखा गया है। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को UNSC की अध्यक्षता सौंपी गई है? मोजाम्बिक, चीन, यूक्रेन या फिर रूस? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। बी नहीं है, डी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। ठीक है, और UNSC की अगर हम बात करें, इसमें 5 जो है अस्थाई मेंबर होते हैं। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका एवं न्यूजीलैंड के मध्य खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी थी? किम कॉटन, हैरी ब्रूक, एंटिलिया एंडरसन, क्रिस्टोफर मार्टिन? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, किम कॉटन। अप्रैल 2023 में कोप
इंडिया 2023 नामक वायुसैन्य अभ्यास भारत और किसके मध्य आयोजित किया गया था? फ्रांस, अमेरिका, श्रीलंका या फिर सिंगापुर? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अमेरिका और भारत के मध्य जो है इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था, जिसका नाम है कोप इंडिया 2023। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीवी सोमनाथ समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? नेशनल पेंशन प्रणाली एनपीएस की समीक्षा करना, हिडनबर्ग मामले की जांच करना, उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन करना या फिर अधिग्रहण नियमों की समीक्षा करना। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल पेंशन प्रणाली जो एनपीएस है, एनपीएस की समीक्षा करने के लिए टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देशों में से किसने क्रिप्टोफॉर्मो को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर, पनामा, होंडुरास या फिर निकारागुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अल सल्वाडोर। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? बहरीन, मिस्र, ब्रिटेन या फिर सऊदी अरब? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है बहरीन। बहरीन द्वारा निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है कि बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश को आकर्षित करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था? नाइजीरिया, यमन, सूडान या फिर सोमालिया? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सूडान से। देखिए, इसमें जो है अगर हम बात करें अप्रैल 2023 में अप्रैल 2023 में सॉरी, ये ऑप्शन से गलत दिया है, ये सूडान नहीं है, नाइजीरिया है। ठीक है भाई, हम कह रहे हैं सूडान में तो अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। नाइजीरिया से जो है भारत द्वारा अपने नागरिकों को वापस सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी का संचालन किया गया था। ठीक है, यह अभियान जो है सूडान में भी चल रहा था, हिंसा में भारतीयों को सुरक्षित निकालने से संबंधित था। तो नाइजीरिया और सूडान दोनों है इसमें, लेकिन मुख्य रूप से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नाइजीरिया। अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली, बीजिंग, मॉस्को या फिर काबुल? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नई दिल्ली, भारत में जो है इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 21, 22 या फिर 26? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। मतलब इसकी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने की जो शुरुआत है 2000 ईस्वी से हुई थी। ठीक है, अप्रैल 2023 में किस ग्रह के विस्तृत अध्ययन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जूस मिशन प्रारंभ किया गया है? बृहस्पति, शुक्र, मंगल या फिर बुध? इसका सही आंसर ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए द्वारा ज्यूस मिशन प्रारंभ किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अप्रैल 2023 में कम्बम पन्नीर थ्राचाई अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर केरल? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित स्लाइनेक्स 2023 क्या है? एक वायुसैन्य अभ्यास है, नौसैन्य अभ्यास है, थल सेना अभ्यास है, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नौसैन्य अभ्यास। देखिए, अगर इसमें थोड़ा सा अगर पता ना हो तो ऐसे थिंक लगा सकते हैं जैसे भारत हो गया और श्रीलंका हो गया, इनकी बीच की जो इनकी सीमा कैसे लगती है? स्थलीय सीमा इनकी तो लगती नहीं है, इनकी जो लगती है वो समुद्री सीमा लगती है। ठीक है, समुद्री सीमा लगेंगी तो ये ज़्यादातर समुद्र में या फिर से यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित रखने या फिर से जो एक्टिविटी बढ़ाने की बात करेंगे, और इधर जो बढ़ाने की बात करेंगे तो उसके लिए नौसैन्य अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नौसैन्य अभ्यास। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मिला हमने, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आज टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और शाम तक जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप बस मेरे साथ प्रॉपर बने रहिए।
सारे वीडियो आप लोगों को, सारे प्रैक्टिस सेट और आर ओ की जो भी सिलेबस हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, जीएस फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, सबको प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।